नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय भांबी और आज हम अपनी नक्षत्रों की सीरीज़ को बढ़ाते हुए मृगशिरा पर आ गए हैं। और मृगशिरा जो है आकाश का 5वां नक्षत्र है। मृगशिरा नक्षत्र आकाश में वृष राशि में 23.20 डिग्री से लेकर और अगली राशि यानी मिथुन राशि में 6.40 डिग्री तक है। नक्षत्र के घटक की बात करते हैं, इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं अब उसकी बात करते हैं। मृगशिरा जो नक्षत्र है आकाश का 5वां नक्षत्र है और जैसा कि हमने बोला इसका जो तारामंडल है वृष और मिथुन दोनों राशियों में फैला हुआ है। आकाश में जो इसकी लेंथ है वो राशि चक्र में वो है 53.20 डिग्री से लेकर 66.40 डिग्री तक, तो वहाँ पर ये फैला हुआ है। और ये जो नक्षत्र है ओरायन के जो तारा समूह है या नक्षत्र समूह है जो पोल स्टार में पड़ता है, जिसको नॉर्थ पोल भी कहते हैं, उसमें इसका निवास होता है। यह नक्षत्र जो है दो राशियों में है। पहली राशि है वृष, उसमें 23.20 डिग्री से लेकर और 30 डिग्री तक है। और दूसरी राशि में मिथुन राशि में यानी 0 डिग्री से लेकर 6.40 डिग्री तक इसका फैलाव है। और इस नक्षत्र को जो इसको बोलते हैं मृगशिरा, इसका नाम है। और नक्षत्र में जो मृग है, मृग के सिर की तरह है। अगर इसको डिवाइड करें मृगशिरा, तो मृग जो हिरण है उसका सिर का जो उसका सिरा है उस भाग से, उससे हम उसको एक्चुअली मृग के सिर की तरह दिखता है, सिर की तरह, हेड की तरह। और यह जो नक्षत्र है आकाश में 3 सितारों से, 3 स्टार से मिलकर बना हुआ है। और इस नक्षत्र का जो इसके जो कार्य हैं, बहुत सारे कार्य हैं। इसका कार्य है कि सबसे पहला कार्य है कि आकाश में नई संभावनाओं को खोजना और उसके साथ में जीवन में भी नई संभावनाओं को खोजना। तो जीवन का निर्माण करना, आकाश में नई संभावनाओं को खोजना, यह इसका पहला कार्य है। जैसा कि पहले बोला कि इस नक्षत्र के 2 चरण वृष राशि में आते हैं और वृष राशि का जो स्वामी है वो है शुक्र ग्रह, और 2 चरण जो पीछे वाले हैं वो आते हैं मिथुन राशि में, और मिथुन राशि का जो लॉर्ड है वो है बुध। तो इन दोनों के मिल के ये नक्षत्र दोनों में फैला हुआ है। और इस नक्षत्र का जो स्वामी है वो है डायनामिक ग्रह मंगल। और इस नक्षत्र का जो मूल गुण है या एट्रीब्यूट है वो है रजस। रजस मीन्स एक्टिविटी। एक्टिविटी से इसका बड़ा गहरा संबंध है। और मृगशिरा का जो देवता है वो है सोम या चंद्रमा। और चंद्रमा के बारे में हम जानते हैं कि चंद्रमा एक बड़ा रहस्यमय ग्रह है जो इस ब्रह्मांड से अमृत को ग्रहण करता है और उन लोगों को देता है जो उसके लायक हैं। जैसे जो लोग अच्छे लोग हैं, यज्ञ करते हैं, देवता हैं, या वो मनुष्य हैं जो मोक्ष की तरफ जाना चाहते हैं, तो उनमें उस नक्षत्र का पान करवाता है। और इसका जो उद्देश्य है या इसका प्रेरक शक्ति है वो है मोक्ष। अब हम बात करते हैं इस नक्षत्र के आकार के बारे में। नक्षत्र क्या है, आकार कैसा है, हम कुछ बोल चुके हैं लेकिन दोबारा बोल देते हैं। इसका जो शाब्दिक अर्थ हुआ तो मृगशिरा यानी मृग का सिर, यानी हिरण का सिर। तो दूसरा इसका जो अर्थ हुआ खोज। तो ये खोज जो है ये भौतिक स्तर पर भी है और आध्यात्मिक स्तर पर है। तो ये नई यात्रा की शुरुआत है, यह अपना मैनिफेस्टेशन है। नई यात्रा को खोजना, आकाश में खोजना, अज्ञात में खोजना और जो ज्ञात है उसमें खोजना, दोनों में इसकी खोज की यात्रा सतत चलती रहती है। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं कि मैं महीनों में मार्गशीर्ष हूँ। तो आप समझ सकते हैं कि इसका कितना इम्पोर्टेंस है। और कलयुग की जो शुरुआत है उसका ये इक्वनॉक्स, जो वर्नस इक्वनॉक्स है वो है, या जिसको बोलते हैं विश्व पॉइंट है जहाँ से इस कलयुग में हम हैं। और यह जो है पॉइंट है, इससे ऐसा भी मान्यता है, प्राचीन विज्ञानों में लिखा हुआ है कि उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की यात्रा और दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की यात्रा का कारण भी यही है। जब ये ऐसा होता है तो वहाँ पर जियोलॉजिकल या प्राणी वैज्ञानिक और काफ़ी रेडिकल चेंजेस होते हैं और दुनिया पूरी बदल जाती है। और यहाँ से अंतरिक्ष अपनी डायरेक्शन बदलता है। और ये बहुत बड़ा फिनोमेना है जो आकाश में होता रहता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब भी
इस दुनिया में को इस दुनिया की शुरुआत अंत मुझसे होता है, इसलिए वो मृगशिरा को इतना महत्व भी देते हैं। भगवान कृष्ण आगे भी कहते हैं कि मैं तो अनश्वर हूँ, लेकिन ये जो नश्वर जगत है उसका प्रारंभ और अंत मैं हूँ, मुझसे होता है, मुझसे ख़त्म होता है। तो इतना इस नक्षत्र का महत्व आकाश में है और हम सबके जीवन के लिए। इस नक्षत्र समूह से बहुत सारे प्रसंग जुड़े हुए हैं। सबसे पहला प्रसंग तो ये है कि जो शिव की भार्या हैं उमा, वो इसी नक्षत्र में पैदा हुई। फिर उमा का शिव से विवाह भी इसी नक्षत्र में होता है। तो उससे मालूम पड़ता है कि यह नक्षत्र कितना इम्पॉर्टेंट है शुभ कार्यों के लिए, शुभता का प्रतीक है, ऐसा कहते हैं, ऐसा कहा जा सकता है। और वैसे भी इसका जो स्वामी है वो चंद्रमा है, तो जिसका संबंध है कि जो अमृत आकाश से उसे प्राप्त हो, वो जो लोग पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, यज्ञ करते हैं, योग करते हैं, उनमें डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बांटते हैं। इसके अलावा चंद्रमा से जुड़ी हुई एक और बड़ी रोचक कथा है, बड़ी इंटरेस्टिंग है। तो चंद्रमा जो है वो बृहस्पति गुरु हैं, उनसे शिक्षा प्राप्त करके जाते हैं। और चंद्रमा तो आप जानते हैं, चंद्रमा मन है, और मन का अपने ऊपर कितना नियंत्रण रहता है ये हम चंद्रमा से जानते हैं। चंद्रमा तो पूरी दुनिया का मन है, उनका मन भी नियंत्रण में नहीं है। और जो बृहस्पति है, उनकी पत्नी है तारा, वो सुंदर है, जवान है, बृहस्पति उतने यंग नहीं है। तो जब वहाँ पढ़ने जाते हैं तो इनको उनसे प्रेम हो जाता है, और प्रेम जब पराकाष्ठा पे जाता है तो कुछ ज़्यादा ही दूर चला जाता है, तो इलोप हो जाते हैं, और तो कहते हैं उसको पत्नी को लेकर भाग जाते हैं, जैसे आजकल सुनते हैं तो भाग जाता है। तो जब मन इतना उच्चाट हो जाए, इतना इन्वॉल्व हो जाए, तो आदमी की सीमाएं ख़त्म हो जाती हैं। तो ये सारी बातें हम नक्षत्रों से सीखते भी हैं, बहुत सारी बातें। आपका नक्षत्र हो ना हो, आप सीखते हैं कि मन अगर उचाट हो जाए तो कहाँ से कहाँ जाता है। तो लेके चले जाते हैं। अब वो बृहस्पति ढूंढना शुरू करते हैं, मेरी पत्नी कहाँ गई। पत्नी का नाम था तारा, तो तारा मिलती नहीं है, वो संकट हो जाता है। बृहस्पति चंद्रमा को बोलते हैं मेरी पत्नी को वापस करो, वो वापस नहीं करते, ना तारा आना चाहती। देखिए आप मन का खेल। ऐसी विकट स्थिति में कहते हैं, और देवता लोग, ब्रह्मा भी इसमें इस पूरे प्रोसेस में अपना योगदान देते हैं, मामले को रफा दफा करते हैं, बोलते हैं कि तुम उनकी पत्नी वापस कर दो। तब मालूम पड़ता है कि पत्नी तो प्रेग्नेंट है, उसका तो बच्चा होने वाला है, और संकट हो गया। बृहस्पति उस अवैध बच्चे को अपने पास रखना नहीं चाहते, ना उसको नाम देना चाहते हैं। लेकिन बाद में मालूम पड़ता है ये बच्चा बड़ा कमाल का है, तो दुनिया में बदलाव लाने वाला है, और ये तो बुद्धि का प्रतीक है। बुद्धि का जो विश्लेषण है, मन क्या करता है, बुद्धि कैसे उसका विश्लेषण करती है, ये तो बच्चा दुनिया को एक नई सीख देने वाला है। तो फिर उनको मालूम पड़ता है, जब बुद्ध पैदा होता है तो बुद्ध उन दोनों के संयोग से पैदा होता है। जब बृहस्पति को एहसास होता है कि ये तो ब्रह्मांड के लिए एक नई सौगात है और इसका बड़ा दुनिया में महत्व है, तो वो फिर उसको स्वीकार कर लेते हैं। ऐसे जाकर वो युद्ध की स्थिति चलती है और मामला नॉर्मल होता है। तो यहाँ से हमको ये मालूम पड़ता है कि चंद्रमा का जो मन है वो कैसा है। उस चंद्रमा से हमको थोड़ा थोड़ा मन मिला है हर किसी को, जिसका ये नक्षत्र है वो ज़्यादा बेहतर समझे। अब हम बात करते हैं इस नक्षत्र के जो गुण हैं, एट्रीब्यूट्स और प्रेरक शक्ति, जो मोटिवेशनल फोर्स है, उसकी बात करते हैं। तो ये जो नक्षत्र है, इसके जो एट्रीब्यूट्स हैं या गुण हैं, तो इसका प्रत्येक नक्षत्र के 3 चरण पे उसके गुण होते हैं। तो पहला जो इसका गुण है वो है रजस, एक्टिविटीज़, यानी सक्रियता, कार्य। और द्वितीय और तृतीय स्तर पर तमस है। तमस यानी निष्क्रियता, अकर्मण्यता, ये सब इस तरह से। लेकिन इसका जो प्रेरणा स्रोत है वो मोक्ष है। इसको बड़े आप गौर से सुनेंगे तो आपको बड़ा आनंद आएगा कि स्थितियाँ कैसे बदलती हैं हर स्टेज पर। जो आदमी के जो गुण हैं, जिसको हम बोलते हैं 3 गुण हैं, उनसे कैसे कैसे स्थितियाँ ऊपर नीचे होती हैं। अब अगर हम देखें, अच्छा एक और इसका संकेत है, उसके बिना हम पूरी बात नहीं हो पाएगी। इसका जो प्रतीक है वो है सर्पणी, यानी फीमेल नागिन बोल सकते हैं। तो नागिन है, और नागिन जो है अगर उस सर्पणी है, इससे क्या हुआ, नागिन के बारे में हम जानते हैं कि उसकी जो अधिकार क्षमता होती है बड़ी ज़्यादा होती है, पॉजिटिवनेस होती है, और यह भी एक गुण इस नक्षत्र को मिला हुआ है। अब अगर इसको हम इसका विश्लेषण करें तो हमको बहुत बढ़िया से बात समझ में आती है कि जो मूल गुण है वो है
रजस एक्शन एक्शन एक्शन। और एक्शन आदमी का तब तक शांत नहीं होता कि जब तक वो पतन के गर्त में न गिर जाए। इतना एक्शन, इतना भोगे, इतना तीव्रता से भोगे, इतना उसको अंदाज़ा ना रहे कि लिमिट कहाँ है। जब लिमिट लेस होकर आदमी एक्टिवेट हो जाता है, खुद को एक्टिवेट कर देता है किसी भी वस्तु के प्रति, किसी भी प्रलोभन के प्रति, किसी भी चीज़ के प्रति, ऐसी कोई चीज़ जहाँ उसका मन पूरा रम जाए, तो पूरी सक्रियता के साथ वो जब लग जाएगा तो एक स्थिति पे आकर उसकी निष्क्रियता आएगी। तो यहाँ दो स्तर पर, सेकंड और थर्ड पर, ये तमस है। तमस का मतलब है जुनून निकला, लोभ रहा भी तो अब दम नहीं रही, तो वहाँ आकर आदमी का अहंकार भी इकट्ठा हो जाता है, वासना भी लोप होने लगती है। और पहले भूचाल आता है, भूचाल के बाद जो तूफान के बाद की जो निष्क्रियता है वो यहाँ पर देखने को मिलती है। तो यह चंद्रमा की कहानी से भी हम समझ सकते हैं। चंद्रमा की कहानी में देखते हैं जब वो तारा को लेकर चंद्रमा भाग जाते हैं तो लोग उसके साथ बिल्कुल लिप्त हो जाते हैं, सब उसको बोलते हैं कि तुम वापस आओ, नहीं आते। बाद में फिर वो तैयार हो जाते हैं, फिर वो निष्क्रिय हो जाते हैं। जब सब लोग मिलते हैं कहते हैं चलिए ठीक है, अब इसको ऐसा जैसे करना है कीजिए। तो यह एक इसका पूरा प्रोसेस है। अब लेकिन इसमें पॉजिटिविटी क्या है, हम इसमें पॉजिटिव देखें तो इस नक्षत्र की जो प्रेरक शक्ति है मोक्ष है। तो चंद्रमा ने जो भी कुछ किया, ये तो आकाश के निर्माण की बात है, ग्रहों के निर्माण की बात है, तो बुद्ध का जन्म के बिना तो ब्रह्मांड की यात्रा शुरू नहीं होती। तो अपने अपने उससे चूँकि हम अपने को समझते हैं, हमारे में जो गुण हैं अच्छे बुरे और बहुत उच्च कोटि के, तो ये हमको देवी देवताओं से या ग्रहों से मिले हुए हैं। तो उनके जीवन में जो था वो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में कमोबेशी मिलता है। आपका नक्षत्र हो ना हो तो ये गुण बहुत सक्रियता से आपको देखने को मिलते हैं, अगर ना हो तो भी झलक तो मिलती है, ऐसा भी कह सकते हैं। कि जब आगे हम बातें करेंगे तो हम इसके ऊपर बात करते जाएंगे। तो तमस के कारण जो है निष्क्रियता आती है, फिर आदमी कहता है उसका जो प्रेरक शक्ति है मोक्ष है, तो फिर वो अपने को बदलना चाहता है, पूरा बदलाव की तरफ लेके जाता है। जब आप ऊपर से गिरते हैं, अपने पराक्रम से गिरते हैं, अपने हाइट से गिरते हैं, तो आपका पतन होता है। जब पतन होगा तो फिर जीवन की नई शुरुआत होगी। तो मृगशिरा का मतलब ही खोज है, तो आदमी अपने को ही खोज रहा है या आकाश खुद को खोज रहा है, ऐसा कह सकते हैं। अब हम बात करते हैं इस नक्षत्र के गुण और आपका व्यक्तित्व। तो जो गुण हैं, जो क्वालिटीज़ हैं आप में, वो क्या हैं और आपका पर्सनैलिटी क्या है। पहले हम बात करते हैं आपकी ताकत की। इसमें भी देखना पड़ेगा, दो बातें हमको लेना पड़ेगा। आधा नक्षत्र जो है वृष राशि में है और आधा मिथुन में है। तो पहले हम बात करते हैं जब ये वृष में है तो वहाँ पर कौन कौन से वो फोर्स हैं जो एक्टिव हैं। तो मृगशिरा में जब ये मृगशिरा नक्षत्र है हमारा, मंगल इसका लॉर्ड है, मंगल ही रहेगा, लेकिन दो चरण जो हैं उसके वो वृष में हो रहे हैं। तो यहाँ हमारा जो कॉम्बिनेशन हुआ मृगशिरा मंगल और शुक्र का हुआ, इसके मिलन से ही आधा नक्षत्र बना, आधा बनेगा मिथुन में जाके। तो यहाँ जो इसको हम देखते हैं तो ये जो वातावरण यहाँ वातावरण क्रिएट करता है, यह एक ऐसा आंतरिक और बाहरी वृद्धि की बात करता है। तो बेसिकली ये भौतिकता की ओर आपको करता है। तो यहाँ पर आदमी आकंठ पूरा डूबना चाहता है भौतिकता में, तो उसका भौतिकता के प्रति बड़ा लगाव होता है। तो यहाँ उसको अपने गुण दोष नहीं दिखते, गुण दोष की बियॉन्ड वो सब कुछ पाना चाहता है, चाहे वो जायदाद हो, चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे जिस चीज़ से जो सुख मिले, फिर वो ऐसा जब करता है तो उसकी लिमिट भी खत्म हो जाती है, आउट ऑफ लिमिट हो जाता है। जब आउट ऑफ लिमिट हो जाता है अंत में पतन तो होना है, ये हम देख रहे थे पहले। तो फिर वो इतना, मान लीजिए आप बहुत ज़्यादा खाना खा जाए, अच्छा खाना हो, खीर पूड़ी बने हो, हलवे माड़े हों, उसके बाद भी क्या होगा, तो आपको निष्क्रियता आएगी। तो यहाँ इतना करने के बाद वो निष्क्रियता आती है। तो फिर वो समझता है कि जो सांसारिक सुख थे उसको लिमिट में रखना था, क्योंकि आपकी जो शक्ति है, वो प्रेरक शक्ति जो है वो मोक्ष है। तो यहाँ तो आपको अपने को मुक्त होना था। मुक्त होने से पहले अनुभव तो होगा, तो भौतिक अनुभव भी तो करना पड़ेगा। तो भौतिक अनुभव जब पराकाष्ठा में जाते हैं, उनका यूजलेसनेस मालूम पड़ती है, उनकी उपयोगिता ख़त्म हो जाती है, तो स्वतः ही आपका मार्ग बदलता है। फिर आप भीतर की यात्रा करते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपका जो प्रेरक शक्ति है, मोटिवेशनल फोर्स है, वो है मोक्ष। एक और बात समझनी पड़ेगी, अब इसका नाम है मृगशिरा। मृग तृष्णा तो आप जानती हैं,
तो मृग तृष्णा तो चाहे वो वृष राशि में हो, 2 चरण में हो, चाहे मिथुन में हो, तो मृग तृष्णा रहेगी। तो अपनी मृग तृष्णा को जाने बिना हम तृष्णा से बाहर नहीं सकते। अब हम बात करते हैं दूसरा जो कॉम्बिनेशन है वो है मृगशिरा, मंगल और बुध। यहाँ हम मिथुन राशि में आ गए। जिन लोगों का मिथुन राशि में ये नक्षत्र पड़ेगा उनके लिए ये बात ज़्यादा सटीक बैठेगी। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर जो मामला थोड़ा गंभीर हो गया। अब यहाँ की जो प्रेरक शक्ति है वो आदमी खोजना चाहता है, ढूंढना चाहता है। वो अपनी भावी योजनाओं से इतना अभिभूत है क्योंकि उसका जो मेंटल फोर्स है बड़ा एक्टिव हो गया। तो भावी योजनाओं के चक्कर में वो एक्शन नहीं कर रहा। कई बार आपने देखा कई लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, करते कुछ नहीं है। तो यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि आपके जो विचारों की जो शक्ति है बड़ी प्रबल है, उसके अनुपात में आपके जो एक्शन है उसमें बड़ा फासला है। अगर ये फासला आप नहीं पाटेंगे तो फिर इससे आपको निस्संदेह दिक्कत ही होने वाली है। यहाँ पर एक अच्छी बात है क्योंकि यहाँ पर मृगशिरा तो अपनी जगह है सो है ही, यहाँ पर मंगल और बुध का कनेक्शन है। मंगल और बुध का कनेक्शन है तो एक जगह एक बार तो मंगल आपको किसी भी दिशा में ले जाएगा, लेकिन बुध फिर रोकेगा। यहाँ लॉजिक है, रीजनिंग है, यहाँ रैशनैलिटी है। तो जो रैशनैलिटी रोकेगा तो वो आपको मदद करेगा कि। और दूसरा जो मृगशिरा है, खोज है। खोज तो बेसिकली भीतर की है, बाहर की खोज है। उसमें तो आदमी को असफलता मिलने ही वाली है सूनर और लेटर। तो फिर वो आदमी वहाँ से भीतर की खोज के लिए चलता है। और जो उसकी प्रेरक शक्ति जिसकी हम बात करते आ रहे हैं, प्रेरक शक्ति किसी भी नक्षत्र की बड़ी महत्वपूर्ण होती है। यहाँ पर मोक्ष है तो आपका मोक्ष तो होना चाहिए, उस भौतिकता से ही मोक्ष होना चाहिए। आप ये जानते हैं कि आपके अंदर एक ज़बरदस्त फोर्स है, तो अपने फोर्स के साथ आप कुछ भी करने में सक्षम हैं। तो ये जो सक्षमता है आपकी, ये बड़े काम की है, बड़ी उपयोगी है। इससे फिर जब आप समझ जाते हैं, अपना रास्ता बदलते हैं, तो फिर आप अपना सुधार करते हैं, अपनी विचार प्रक्रिया में एक सजगता लाते हैं। सजगता की बात है, अवेयरनेस की बात है, चैतन्यता की बात है। हर नक्षत्र कहीं ना कहीं हमको चैतन्य करता है, हर व्यक्ति को चैतन्य करता है। तो यहाँ पर जब आपकी चैतन्यता जागती है, आपकी रीजनिंग या लॉजिक से, तो फिर आप उसके साथ अपना भला करते हैं। जब भला करते हैं तो उसकी भी कोई लिमिट नहीं, और फिर आप अपना भला करते हैं तो फिर आपका एक आंतरिक आपकी इच्छा है कि मैं उन लोगों का अवश्य भला करूं जो कल मुझ जैसे थे और आज कहीं फंसे हुए हैं, तो उन्हें कैसे निकालूं। और जब आपके अंदर ये विचार आता है कि मैं औरों की मदद कैसे करूं, तो आप पूरी निष्ठा के साथ, तन्मयता के साथ, बिना कुछ पाने की इच्छा के उनकी मदद करते हैं और फिर उनको भी आगे निकालते हैं। तो आप समझते हैं कि जिस प्रकार मुझे मंजिल मिली, इनको मंजिल मिलना चाहिए। तो ये आपके सकारात्मक गुण हैं, इनको आगे बढ़ाएंगे तो और भी आपको आनंद आएगा। बीच में जो तमस है, तमस के कारण दो स्तर पर तमस है, उससे निष्क्रियता या नेगेटिविटी आती है। जब आपको ये एहसास होता है कि मेरे ही कारण मैंने अपना नेगेटिविटी अपने अंदर डाल दी, तो फिर आप में बदलाव आता है, आप अपना मार्ग बदलते हैं और जो भ्रमग्रस्त थे उससे आप निकलकर अपनी इंट्यूटिव विजडम का इस्तेमाल करते हैं और फिर आप सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं और उसी अंदाज में औरों की भी मदद करते। अब हम बात करते हैं आपकी कमज़ोरियों की। आपको अंदाज़ा हो गया होगा, नहीं हो तो हम बता ही देते हैं। ये जो आपकी भोग विलास की प्रवृत्ति है, उसमें आपकी आकंठ डूबने की जो इच्छा है, या खुद ही भ्रम क्रिएट करना, या निष्क्रियता, तो ये जो सारे बात हैं, सारे कारण हैं जिसमें आप अपने आप को अस्त व्यस्त कर लेंगे। जब आप अस्त व्यस्त कर लेंगे या बहुत ज़्यादा लिप्त हो जाएंगे तो फिर आप निर्लिप्त नहीं हो पाएंगे, फिर आप फंस जाएंगे, तो फिर आपके लिए समस्या हो जाएगी, आप घूमते रहेंगे। तो जो आपकी संभावनाएं हैं आप उनको स्वतः ख़त्म कर सकते हैं। ये इस नक्षत्र की बहुत खास बात है कि आप खुद चाहें तो कुछ भी कर लें और आप खुद निष्क्रियता में फंस जाएं, फिर जाल है, वो जो जाल है जो आपको उसमें फंसा सकता है। लेकिन यहाँ प्रेरक शक्ति हमेशा पॉजिटिव है, मोक्ष है, तो आप फिर भी निकल आते हैं, लेकिन ना फंसे तो अच्छा रहेगा। एक और नेगेटिविटी आप में उसकी बात करना बहुत ज़रूरी है, वरना पूरी बात नहीं हो पाएगी। तो कभी कभी आप ना छोटी छोटी बातों को बहुत ज़्यादा विचारवान हो जाते हैं। विचारशीलता नहीं है, विचारों का मतलब कंडेम करना है। तो कंडेमिनेशन जो है ना विचारों का, वो ठीक नहीं होता। तो वहाँ पर जो सुख की कामना है उसकी मृग तृष्णा बड़ी खतरनाक होती है। तो मृग तृष्णा अगर मुक्ति के लिए है तो बहुत अच्छी है, और अगर ये सिर्फ भोग विलास के लिए या आनंद के लिए है या
नेगेटिविटी के लिए है तो ये घातक हो सकती है। तो उससे आपको समझना पड़ेगा और भौतिक जो आपकी आसक्ति है उसमें अनासक्ति लाना पड़ेगी। और जब आप ऐसा करेंगे, आप कर लेते हैं, जब आप ऐसा करेंगे तो आप कमाल करेंगे। तो हम बात कर रहे थे वृक्षरा की। अब हम और आपसे बात करना चाहते हैं कि बहुत जल्द हम नक्षत्र मेडिटेशन, जिस पे हमने बहुत काफ़ी लंबे समय से खोज की हुई है, उसको हम बहुत जल्दी प्रारंभ करना चाहते हैं। और इसको हम बहुत सारे स्टेजेस पे करेंगे और काफ़ी लोग हमारे साथ एकत्रित हो रहे हैं। तो जैसे जैसे चीज़ें बेहतर होंगी तो हम कुछ करेंगे इस तरह कार्यक्रम। जैसे मान लीजिए आज आकाश में वृक्षरा नक्षत्र है, हमारे पास 100, 200, 500 जो भी हम मिल जाते हैं आदमी, चाहे ऑनलाइन हो या आमने सामने हो, तो फिर हम उनको उस दिन आकाश में जो नक्षत्र है, आपका भी वही नक्षत्र है, तो उस नक्षत्र से जोड़ के क्या परिवर्तन आते हैं उस दिन, उसकी हम बात करेंगे। तो वहाँ से एक नई शुरुआत और शुभारंभ होगी। फिर आप हर नक्षत्र के साथ अपना मेडिटेशन कर सकते हैं और अपने नक्षत्र से पूरे नक्षत्रों की कनेक्टिविटी जब आपको महसूस होगी तब पूरे ब्रह्मांड से जुड़ना शुरू करते हैं। तो ये हमारी नई टेक्निक है, इसको हम बहुत जल्द लेके आ रहे हैं। एस्ट्रोलॉजी की सटीक जानकारी के लिए विश्वविख्यात एस्ट्रोलॉजर अजय भांबी के YouTube चैनल ABC चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल के बटन पर जरूर क्लिक करें।